आज मैं बहुत खुश थी। आज मेरे भाई की शादी का दिन था। चांदनी भाभी देखने में बिल्कुल चांद के समान लग रही थीं। इतनी हसीन कि उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। चांदनी भाभी हमारे ही मोहल्ले में रहती थीं। मुझे तो उस समय अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था जब भाई ने बताया वो और चांदनी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। भाई का भाभी से मोहब्बत करना समझ आता था क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की चांदनी भाभी ही थी। भाई क्या उस लड़की के हुस्न पर तो हमारे पूरे मोहल्ले के लड़के फिदा थे, लेकिन वो किसी को लिफ्ट नहीं कराती थीं, अपने काम से काम रखती थीं और घर से भी बहुत कम बाहर निकलती थीं। हमने आज तक उन्हें किसी भी लड़के से बात करते या दोस्ती करते नहीं देखा था। इसलिए जब भाई ने कहा कि उन दोनों की लव स्टोरी है तो मैंने अविश्वास से भाई को देखा था। लेकिन खैर, मेरा भाई भी किसी से कम नहीं था। वो भी हैंडसम था। पूरे मोहल्ले की काफ़ी लड़कियां अपनी जान छिड़कती थी भाई पर। खैर, हम अपने दीपक भाई का रिश्ता लेकर गए तो फौरन से रिश्ता स्वीकार भी कर लिया गया था। शादी भी 1 महीने में तय हो गई थी और आज भाई की शादी भी थी। मैं तो शादी पर सबको इतरा इतरा कर बता रही थी, देखो मेरी भाभी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। लेकिन ये मालूम नहीं था कि वो चांद का टुकड़ा मेरे भाई को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देगा। अभी कुछ देर पहले ही मेरी बड़ी दीदी, जो कि शादीशुदा थीं, भाभी को भाई के कमरे में बिठाकर आई थीं। सारी रस्मों के बाद हमने भाई की जान छोड़ी थी। वो तो आज इस कदर खुश थे कि जैसे उन्हें सारी खुशियां ही चांदनी भाभी को पाकर मिल गई हों, दुनिया ही जीत बैठे हों। भाई का चेहरा खुशी से दमक रहा था। यहाँ तक कि भाई इतना खुश थे कि रस्मों के नाम पर हमने भाई से जितने भी पैसे मांगे थे, भाई ने सारे पैसे निकाल कर हमारे हाथ पर रख दिए थे। खैर, भाई खुशी खुशी अपने कमरे में चले गए तो हम भी सोने की तैयारियां करने लगे। अभी भाई को कमरे में गए कुछ ही देर गुजरी थी। लगभग आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि भाभी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। हम सभी घबरा गए। ये सब क्या है? वो इस वक्त क्यों चिल्ला रही हैं? मैं भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। मम्मी पापा भी कमरे से बाहर आए। मेरी बड़ी दीदी भी यहीं रुक गई थीं। वो भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आई थीं। हम सबकी नजरें भाई के कमरे पर जमी हुई थीं, जहां भाभी चिल्ला रही थीं। भाभी के चीखने की आवाजें सुनकर हम सब परेशान हुए थे। भाई के कमरे से भाभी की आवाजें आ रही थीं। वो कह रही थीं कि मुझे तुमसे घिन आती है, दूर रहो मुझसे। ये बात सुनकर हम सभी एक दूसरे को देखने लगे थे कि भाभी ये क्या कह रही हैं। वो इतनी तेज तेज आवाज में बातें कर रही थीं कि हम सब उनकी बातें आसानी से सुन सकते थे और उनके शब्द सुनकर एक दूसरे से नजरें भी चुरा रहे थे। एकदम ही कमरे का दरवाजा खुला और भाभी भागती हुई कमरे से बाहर निकली थीं और मेरी माँ के पीछे जाकर छुप गईं। इस वक्त भी वो अपने दुल्हन के जोड़े में सजी सवरी थीं, लेकिन बहुत ज्यादा डरी हुई थीं। डर के मारे बुरी तरह कांप रही थीं। ठंडी के मौसम में भी उनका शरीर पसीने पसीने हो रहा था। मेरा भाई भी हैरत की तस्वीर बना हुआ था, परेशान सा हो गया था। मेरी माँ खुद ये सब देखकर घबरा गई थी। मेरी भाभी कहने लगी, मुझे इस आदमी से बचा लो, मुझे इससे डर लग रहा है। मेरी माँ कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो चांदनी? वो तुम्हारा पति है और तुम तो पहले से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। चांदनी, ये क्या बचपना है? मेरी माँ ने चांदनी भाभी को बड़ी मोहब्बत से समझाना चाहा, लेकिन वो तो यूं थी जैसे भाई को नहीं किसी भूत को देख लिया हो। इस समय उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भाभी अभी बेहोश होकर गिर जाएंगी। भाभी कहने लगी, मुझे मेरे घर भेज दें, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरी दीदी भी भाभी को समझाने लगी कि चांदनी, तुम्हारा इस समय घर जाना ठीक नहीं है, तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन भाभी तो यूं थी कि अगर हमारे घर कुछ देर और रुकी तो बेहोश हो जाएंगी। वो रोने लगी, बेतहाशा रोए जा रही थीं। मेरा भाई भी बदहवासा अपनी मनपसंद पत्नी की हालत देख रहा था। सबने यही सोचा कि भाभी के घर वालों को बुलाया जाए, क्योंकि वो किसी की बात मानने को तैयार ही न थी। उनकी एक ही जिद थी कि उन्हें अपने घर जाना है। और फिर भाभी के घर फोन किया गया तो उनकी माँ और भाई घबराए हुए हमारे घर पहुंचे थे कि अभी तो बेटी को विदा किया था और अब उसे अचानक से क्या हो गया। अपनी माँ को देखकर मेरी भाभी रोते हुए उनके गले लग गईं। कहने लगी, माँ, मुझे यहाँ से वापस ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी के चेहरे से भी यही लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। वो झूठ नहीं बोल रही। भाभी की माँ ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वो क्यों डर रही है, लेकिन वो तो लगातार बस रोए जा रही थी। आखिरकार भाभी अपनी माँ के साथ अपने घर चली गईं। मेरी माँ और बड़ी बहन सर पकड़े बैठे थे। भाई भी चुपचाप वहीं सोफे पर बैठा था। दीदी ने भाई से पूछा कि तुमने कमरे में जाते ही ऐसा क्या कर दिया कि वो यूं डर गई थी और बाबेला मचाने लगी।
दीदी की बात पर भाई ने तीखी नज़र दीदी पर डाली थी। वो पहले ही परेशान बैठा था, उस पर दीदी का ये सवाल तो शायद उसे आग बबूला कर गया था, लेकिन बर्दाश्त करके कहने लगा, ये कैसा सवाल है दीदी, मैं तो खुद नहीं जानता कि उसे क्या हुआ था। वो मुझे कमरे में देखते ही मुझसे दूर भागने लगी थी। मैं तो उसे बड़े आराम से ही बात कर रहा था। मैं उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन वो तो मुझसे अपना हाथ छुड़ाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और कमरे से बाहर भाग गई। भाई की बात सुनकर मेरी माँ बोल पड़ी, मुझे तो लगता है किसी भूत प्रेत का चक्कर है इस लड़की पर। अरे इतनी तो सुंदर है कि मोहल्ले के सब लड़के उस पर मरते थे, तो जाहिर है ऐसी लड़कियों पर जिन भूत भी आशिक हो जाते हैं, और तभी तो इसकी हालत ऐसी हो रही है। दीदी भी ये सुनकर कुछ देर के लिए चुप सी हो गई थीं, फिर कहने लगी, हाँ माँ, मुझे भी लगता है कि इस लड़की पर किसी आत्मा का ही साया है। ये तो किसी दिन दीपक का गला घोंट कर ही मार डालेगी अगर उसने उसे छूने की कोशिश भी की तो। सुना है ऐसी लड़कियां अपने पति को करीब नहीं आने देती, क्योंकि इन लड़कियों के ऊपर जो आत्माएं वास करती हैं वो चाहती ही नहीं कि वो किसी से रिश्ता बनाएं। ये बात सुनकर तो मेरा दिल और भी जोर से धड़का था, क्योंकि ऐसे किस्से कहानियां तो मैंने भी सुन रखे थे कि जिन खूबसूरत लड़कियों पर आत्माएं वास करती हैं वो उन्हें उनके पति के पास फटकने भी नहीं देती, अपने कब्जे में करके रखती हैं। मेरी माँ फिर गुस्से से बोली कि उसकी माँ ने तो अपने गले की बला उतार कर हमारे गले डाल दी है। अगर उनकी बेटी के साथ ऐसी कोई समस्या थी तो शादी से पहले इस बात का इलाज करवाना चाहिए था। अरे मेरा इकलौता बेटा है, कहीं वो आत्मा मेरे बेटे की जान ही न ले ले। माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे ही बेकार में डर रहे हो, भाई ने तसल्ली देना चाहिए। तुम्हें क्या खबर कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी हालत नहीं देखी तुमने? क्या एक नॉर्मल लड़की अपनी शादी की पहली रात ये तमाशा लगाती है जैसा तमाशा चांदनी ने लगाया था? दीदी कहने लगी। दीदी ने फिर माँ से कहा कि मैं तो कहती हूँ मेरे घर के पास एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा रहते हैं, उन्हें दिखा दो चांदनी को, वो 2 दिन में ही चांदनी के ऊपर का भूत उतार देंगे। खैर बहस काफ़ी देर तक चलती रही थी और तय हुए हुआ था कि भाभी पर किसी आत्मा का ही साया है जिसका इलाज करवाया जाएगा। अगले दिन जब भाई भाभी को उसके मायके से घर लेकर आए तो वो बिल्कुल ठीक थीं। एक बहुत ही अच्छी ब्लैक सितारों वाली फैंसी साड़ी पहनकर तैयार थीं, सबसे नॉर्मली बातें भी कर रही थीं। भाई के चेहरे पर भी मुस्कुराहट सी सज गई थी। मेरी दीदी के साथ भाई भाभी को उस बाबा के पास भी ले गए। जब भाभी वापस आई तो भाभी ने अपने बाजू पर एक धागा भी पहन रखा था। दीदी कहने लगी, इस धागे से भाभी के ऊपर जितनी भी शैतानी आत्माएं हैं भाभी उनसे सुरक्षित रहेंगी। पूरा दिन भाभी सबके साथ बैठी हंसती मुस्कुराती रही। लगी नहीं रहा था कि ये वही है जो एक रात पहले इतनी बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी। रात को दीदी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई तो हम लोग भी रिलैक्स होकर अपने अपने कमरों में चले गए थे। हम लोगों के दिलों को सुकून था कि अब भाभी बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि वो बाबा बहुत ही पहुंचे हुए थे और उन्होंने भाभी के हाथ पर एक बहुत ही असरदार धागा बांध दिया था। लेकिन रात को फिर से भाभी के चीखने की आवाज़ें आने लगी थीं। वही शोर और वही चीखों पुकार सुनकर हम लोग फिर से अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए थे और थोड़ी ही देर बाद भाभी भी चीखती चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर आई थीं और फिर से वही बात कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे अपने घर ही जाना है। और भाभी एक बार फिर अपने मायके चली गईं। 1-2 दिन तक भाई ने तमाशा ही लगा दिया था। वो रोज रात को चीखती और सुबह होते ही अपने मायके भी चली जाती। पूरा दिन भाभी की तबीयत ठीक होती थी, लेकिन रात को ही भाभी जोर जोर से चिल्लाने लगती थीं और अपनी माँ के घर भी चली जाती। मेरे भाई ने न जाने कितने बाबाओं को भी दिखा दिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वो जब तक मायके न चली जाती चैन से नहीं बैठती थीं। उनकी हालत ऐसी हो जाती जैसे अभी डर के मारे बेहोश होकर गिर जाएंगी। उन्हें देखकर ये भी नहीं कह सकते थे कि वो नाटक कर रही हैं। मेरी दीदी एक बार मेरी माँ से कहने लगी, माँ मुझे तो लगता है आपकी बहू ये सब कुछ जानबूझकर ड्रामा कर रही है ताकि अलग घर में रहने लगे। हम ये समझते रहें कि इस पर किसी आत्मा का साया है और उससे डरने लगें और उसे अलग घर लेकर दे दें। दीदी की बात सुनकर मुझे भी यही लगा, शायद भाभी इसीलिए ड्रामा करती हैं कि वो हम सबसे छुटकारा चाहती हैं। मेरा भाई इकलौता था और हम 3 बहनें थे। मेरी एक ही बहन की शादी हुई थी। अभी तक हम 2 बहनें थे और घर में मम्मी पापा थे। शायद भाभी सोचती होंगी कि वो अपने अलग घर में अपने पति के साथ रहेंगी और सास ससुर और ननदों की झंझट से बची रहेंगी। एक बार भाई अपने काम से जल्दी वापस आ गए और भाभी किचन में काम कर रही थीं। जब वो सीधा किचन में गए और भाभी से कहने लगे, जरा कमरे में आओ। ये कहकर भाई अपने कमरे में चले गए,
लेकिन ये सब सुनते ही भाभी का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया था, जैसे भाई उनके लिए कोई गैर मर्द हैं और पता नहीं कमरे में ले जाकर उनके साथ क्या करेंगे। भाभी बुरी तरह घबरा रही थीं। मैं भी उस समय किचन में ही थी। भाभी की हालत देखकर मैं हैरान हुई थी। उनके माथे से पसीना चमकने लगा था, हाथ पैर भी कांपने लगे थे। उन्होंने भाई की बात को नज़रअंदाज किया और सिंक में रखे बर्तन धोने लगीं। मैंने भाभी से कहा, भाभी आप रहने दें, बर्तन मैं धो लूंगी। आप भाई की बात सुन लें, आखिर भाई ने आपको कमरे में क्यों बुलाया है। लेकिन भाभी कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे अभी किचन में बहुत काम है। वो अपनी उड़ी हुई रंगत के साथ काम किए जा रही थीं। वो जिस कदर डरी सहमी रहती थीं, कभी कभी तो मुझे उन पर तरस भी आने लगता था। पता नहीं उनके साथ क्या समस्या थी, जो भाई के साथ तन्हाई में जाने से वो इतना ज़्यादा डर जाती थीं। हालांकि मेरा भाई तो उन्हें दीवानों की तरह चाहता था। एक लड़की को आखिर और क्या चाहिए होता है, लेकिन वो न जाने क्यों इस तरह अजीब तरह की हरकतें किया करती थीं। मैंने कहा, आप भाई से इतना डरती क्यों हैं? भाई तो आपसे कितना प्यार करते हैं। मेरी बात सुनकर वो मुझे कुछ देर देखने लगीं, फिर कहने लगीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये कहकर उन्होंने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और फ्रिज से आटा निकाल कर रोटियां बनाने लगीं। वो भाई के बुलाने पर कमरे में नहीं गई थीं। मुझे उनकी उदास आंखें देखकर कभी ये लगता कि शायद वो भाई को नहीं किसी और को पसंद करती थीं और भाई की संगत उन्हें पसंद नहीं है, इसीलिए वो भाई से दूर रहने के बहाने ढूंढती हैं। और मुझे धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि उन्हें हम घर वालों से कोई समस्या ही नहीं है, बल्कि भाई के साथ है, क्योंकि भाभी हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से रहती थीं। बिल्कुल सगी बहनों की तरह हम बहनों से प्यार करती थीं और मेरे मम्मी पापा का भी अपने माँ बाप की तरह ख्याल रखती थीं। बस अब भाई से थोड़ी डरी डरी और उनसे दूर रहती थीं। लेकिन एक अजीब बात यह भी थी, जब भी भाभी मायके से आती तो उस समय भाई का हाथ पकड़े हुए मुस्कुराते हुए आती थीं। मुझे उनके ये रहस्यमयी बातें बड़ी ही अजीब लग रही थीं। एक बार मैं चाय बनाकर भाई को उनके कमरे में देने गई तो दरवाजे पर ही रुक गई। कमरे का दरवाजा जरा सा खुला हुआ था और भाई भाभी से पूछ रहे थे, आखिर तुम्हें मेरे साथ समस्या क्या है। तो भाभी कहने लगी, मुझे तुमसे घिन आती है, तुम मेरे पास मत आया करो। तुम्हें अपने करीब देखकर मुझे कुछ होने लगता है। ये सुनकर मुझे एक झटका सा लगा था। ऐसे शब्द तो कोई भी औरत अपने पति से कह ही नहीं सकती, चाहे उस औरत को उसका पति नापसंद ही क्यों ना हो। हाँ, वो हसीन थी, बहुत हसीन थी, लेकिन भला हुस्न पर ऐसा भी क्या घमंड कि पति को यूं नफरत से धुतकार दिया जाए। मुझे लगा भाभी की इस बात पर मेरा भाई आग बबूला होकर उन्हें कुछ सुना देगा, लेकिन नहीं, वो तो उसके सामने बेबसी से हाथ जोड़कर बैठे थे। कहने लगे, बस कर दो चांदनी, मेरी सजा को कम करो। क्यों मुझे इस तरह आजमा रही हो? मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमने तो मेरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दी है। मेरी छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। हमारी शादी को 15 दिन गुजर गए हैं, लेकिन तुमने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया है। मैं तुम्हें क्या कहता हूँ जो तुम मुझे खुद को छूने भी नहीं देती हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? क्यों मेरे जज्बात को इस तरह से आजमा रही हो? मेरे भाई के कहने के अंदाज में नमी घुली हुई थी, उनकी आंखों में भी आंसू चमक रहे थे। शायद भाई के बर्दाश्त की ये आखिरी हद थी, लेकिन मेरी भाभी बिना कोई जवाब दिए खामोश बैठी हुई थीं, जैसे उन पर भाई की बातों का कोई असर ही ना हो। भाभी के चेहरे पर जो मेरी आंखों ने देखा, मैं दंग रह गई थी। मेरा भाई बेड से उतरकर मेरी भाभी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन भाभी पर अब भी कोई असर नहीं हुआ था। वो यूं ही बेहरकत भाई के सामने बैठी रहीं, एक शब्द भी नहीं बोली। पहली बार मैं ये सोचने पर मजबूर हुई थी, ये कैसी मोहब्बत है कि मेरे भाई उनके सामने बैठे रो रहे हैं और उनके पत्थर शरीर पर कोई असर ही नहीं है। मैं वहीं से पलट आई थी। मैंने पहली बार अपने भाई को किसी के सामने यूं बिलख बिलख कर रोते देखा था। अगर मेरी भाभी को मेरे भाई से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन तब भी शादी के बाद मर्द की मोहब्बत देखकर औरत पिघल ही जाती है। और मेरा भाई भी लाखों में एक था, बुरा नहीं था। ये कैसी सख्त दिल लड़की थी। रात को वो बड़ी खामोशी से मायके चली जाती और सुबह होते ही घर आ जाती। इस बार मेरे भाई ने भी उन्हें नहीं रोका था। सुबह को भाई के काम पर जाने के बाद भाभी वापस आईं और घर के कामों में बिजी हो गईं। मुझे पहली बार वो बुरी लग रही थीं, उनसे नफरत महसूस हो रही थी। ऐसा भी अपने हुस्न पर क्या घमंड कि सामने वाले को बिल्कुल ही बेइज्जत करके रख दिया जाए। मैंने भाभी से कह दिया कि आपको मेरे भाई से इतनी घिन क्यों आती है? क्या उनसे मोहब्बत करते हुए घिन नहीं आई थी? ना तो वो कोई काले कलूटे हैं और ना ही जाहिल गवार हैं। अच्छे भले हैंडसम पढ़े लिखे
हाय मेरे भाई, फिर आप उनसे इतनी घिनाती क्यों हैं? आप उनसे नफरत क्यों करती हैं? वो मुझसे कहने लगी, तुम सच नहीं जानती, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाई क्या है और कैसा है। मैंने कहा, कैसा है मेरा भाई? मैं अपने भाई को अच्छे से जानती हूँ, पूरा बचपन हमारा एक साथ गुजरा है। अगर आपने उनसे मोहब्बत नहीं की तब भी औरत ऐसा ही पति चाहती है जो उसका दीवाना हो, उससे मोहब्बत करता हो। आखिर मेरे भाई में किस बात की कमी है? वो तो आपसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। मेरे गुस्से भरे शब्दों और मेरी इस तरह की बातें सुनकर वो तीखी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर कहने लगी, किसी दिन अपने भाई के कमरे में मेरी जगह बैठकर देख लेना, तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि मैं किस तकलीफ से गुजरती हूँ। मेरे लिए तुम्हारे भाई की संगत में फूलों की सेज भी कांटों की तरह चुभने लगती है। और फिर मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा ही करूँगी। मैं भाभी की जगह भाभी के कमरे में बैठूंगी और देखूंगी ऐसी भी क्या वजह है। मैंने रात को भाभी को अपने मायके जाने से रोक दिया और उन्हें अपने कमरे में सोने का कहकर खुद उनके कपड़े पहनकर और घूंघट डालकर भाई के कमरे में चली गई। मैंने दुपट्टे से अपने आधे चेहरे को ढक रखा था, इसलिए मेरा भाई मुझे पहचान न सका। मुझसे कहने लगा, चांदनी तुम आज अपने मायके नहीं गई? मैंने ना में सिर हिला दिया। बोली कुछ नहीं थी, क्योंकि अगर बोल देती तो भाई मुझे पहचान जाते। वो जल्दी से उठकर मेरे पास आ गए, कमरा बंद करके मेरे सामने बैठ गए। कहने लगे, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? मैंने इस बात पर भी ना में सिर हिलाया था। वो कहने लगे, बेशक मेरी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर तुम माफ़ कर दो तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, अपनी हर गलती की भरपाई करूँगा। मैंने मुश्किल से अपनी आवाज़ को बदलने की कोशिश की थी। बहुत ही हल्की आवाज़ में मैंने कहा कि अगर आप मेरे सामने अपनी हर गलती एक बार स्वीकार कर लें तो मैं आपको माफ़ कर सकती हूँ। मुझे बोलते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं भाई मेरी आवाज़ से मुझे पहचान न लें, लेकिन भाई ने मेरी आवाज़ को पहचाना नहीं था। और फिर भाई ने जो बातें मुझे बताईं वो सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मुझे अपने कानों पर भी विश्वास नहीं आ रहा था। मेरे भाई का एक ऐसा घिनौना रूप भी हो सकता है। मेरा भाई दीपक यूँ तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती थी। वो फ़ोन पर उनसे बातचीत करता था। चांदनी भाभी को हमारे मोहल्ले में आए हुए कुछ ही साल हुए थे। वो कॉलेज में पढ़ती थीं। जहाँ मोहल्ले के दूसरे लड़के चांदनी भाभी की खूबसूरती को देखकर उनके दीवाने थे, उन पर जी जान से मर मिटे थे, इसी तरह मेरा भाई भी उनके हुस्न का दीवाना हो गया था। मेरे भाई को ये घमंड था कि वो चांदनी भाभी को अपनी मोहब्बत में दीवाना कर सकते हैं, लेकिन उनके दोस्तों का ये दावा था कि ये लड़की किसी को भी घास नहीं डालती। भाई अपनी एड़ियाँ भी रगड़ दें तो चांदनी भाभी उन्हें लिफ्ट नहीं करवाएंगी। मेरे भाई ने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वो 2 महीने के बाद ही चांदनी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए अब वो चांदनी भाभी का पीछा करने लगे। कॉलेज के वापसी पर उनसे बात करने की कोशिश करने लगे। चांदनी भाभी ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि वो उनका पीछा ना करें, लेकिन वो यही कहते कि चांदनी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन चांदनी भाभी ने साफ इनकार कर दिया और ये भी कह दिया कि वो किसी की मंगेतर हैं और मैं अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन भाई नहीं माने। एक बार तो भाई ने हद ही कर दी, भाभी का हाथ ही पकड़ लिया। चांदनी भाभी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने दीपक भाई के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मार दिया। वो अपने कॉलेज के बाहर थी, इसलिए तमाशा सबने देखा था। बहुत से लड़के लड़कियां कॉलेज से निकल रहे थे, सबने ये तमाशा देखा था। कुछ लड़के आगे बढ़े और भाई का गिरेबान पकड़ लिया कि लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती। भाई ने इस बात को अपनी जिद और अना का मसला बना लिया। वो भाभी से हर सूरत इस थप्पड़ का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत ही घिनौनी हरकत की। जब भाभी कॉलेज जाने के लिए बस से उतरी तो भाई ने उन्हें खींचकर एक गाड़ी में बिठा लिया और उनकी नाक पर रुमाल रखकर उन्हें बेहोश भी कर दिया। भाई उन्हें अपने एक दोस्त के घर पर लेकर गए थे जो खाली पड़ा था और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। जब भाभी को होश आया तो वो भाई को कमरे में देखकर रोने लगीं, कहने लगीं कि वो उन्हें जाने दें। भाभी रो रो कर दीपक भाई से कह रही थीं कि उन्हें छोड़ दें, लेकिन भाई तो चांदनी भाभी के हुस्न के दीवाने बने बैठे थे। ऊपर से चांदनी भाभी की बिखरी हुई हालत। इस समय वो बहुत ही खराब हालत में थीं। खींचातानी में उनका दुपट्टा कहीं गिर चुका था। वो खुद को अपने हाथों से छुपाए बैठी थीं। चांदनी भाभी को यूं बिना दुपट्टे में और अपने इतने करीब देखकर भाई अपने आप पर कंट्रोल न कर सके। भाभी के आंसू, रोना, चीखना, विनती करना कोई भी काम नहीं आया था।
भाई ने उस रात भाभी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थीं। भाभी की गली से निकलने वाली दिल दहला देने वाली चीखें भी भाई के पत्थर दिल पर असर नहीं कर सकी थीं। उन्होंने अपने थप्पड़ का इस तरह बदला लिया था कि भाभी के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया था। मेरा भाई शादी से पहले ही चांदनी भाभी की इज्जत को तार तार कर चुका था और उनकी कुछ वीडियोस और तस्वीरें भी ले चुका था। मेरी भाभी के साथ जो कुछ भाई ने किया वो सिर्फ उनसे नफरत ही कर सकती थी। मेरे भाई ने कहा कि वो उन्हें किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए जब वो अपना रिश्ता उनके लिए भेजें तो वो मान जाएं, वरना उनकी तस्वीरें उनके भाई और बाप के सामने भेज दी जाएंगी। भाभी रोते धोते अपने घर चली गई थीं। इस बात का पता किसी को भी नहीं चला था। मेरी भाभी ने पहले वाले मंगेतर से रिश्ता तोड़ दिया था, ये कहकर कि वो किसी और से प्यार करती हैं। हालांकि उनका दिल ये कहते हुए खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि वो अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती थीं। दोनों ने अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत से सपने भी सजाए थे, लेकिन उन्हें पता था अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी इज्जत को दीपक भाई उछाल कर रख देंगे, क्योंकि दीपक के पास बहुत ही गलत वीडियोस थीं, जिनके वायरल होते ही चांदनी भाभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। और ऐसी वीडियो और तस्वीरें देखकर तो उनका मंगेतर भी उनसे शादी नहीं करता। ये बात ऐसी थी कि उनके घर वालों ने भी भाभी को बहुत ही बुरा भला कहा था कि तुमने घर वालों की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। मंगेतर के होते हुए किसी दूसरे से मोहब्बत की पेंगे बढ़ा ली। भाभी कड़वी कसीली बातें सुनती रहीं और जब भाई का रिश्ता आया तो भाभी ने अपने घर वालों से कह दिया कि वो सिर्फ दीपक से ही शादी करेंगी, वरना अपनी जान दे देंगी। भाभी के घर वाले मान गए, लेकिन भाभी से सबके दिल बुरे हो चुके थे। मेरा भाई अपने घमंड के नशे में और भी चूर हो चुका था कि अब वो खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी बनाकर अपनी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, उसे जलील करेगा और अपने थप्पड़ का हर दिन बदला भी लेगा। लेकिन भाभी ने पहली रात ही ऐसा तमाशा लगा दिया कि भाई के भी होश उड़ गए। भाभी भाई से कहने लगी, मुझे तुमसे नफरत है, इतनी नफरत कि अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे अफसोस ना होगा। तुमने मेरी तस्वीरें दिखानी थी तो जाओ, जिसे चाहे मेरी तस्वीरें दिखाओ, क्योंकि अब मैं दुनिया के सामने तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी इज्जत हूँ। सबको ये बता दो कि तुमने मुझसे कैसे शादी की है। भाई ने कहा, बेशक उन्होंने सब कुछ बदले के लिए किया था, लेकिन भाभी को देखकर वो उनसे मोहब्बत कर बैठे थे, इसलिए वो सब कुछ भूल जाएं। लेकिन ऐसा हादसा औरत कभी भुला नहीं सकती और ना ही ऐसे आदमी को अपना सकती है। वो कहने लगी, मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, तुम्हें कभी भी अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है मुझे तुमसे घिन आती है, नफरत महसूस होती है तुमसे। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती तो भाई भी घबरा जाते। भाभी को शायद वो तकलीफ भरी रात याद आने लगती थी जो उन्होंने सही थी, इसलिए वो कमरे से बाहर निकल जाती और इस काली भयानक रात की तकलीफ को याद करके भाभी इतना ज़्यादा डर जाती कि डर के मारे थर थर काँपने लगती थीं। ये बात किसी भी औरत के लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है जो चांदनी भाभी के लिए थी। यही वजह थी कि भाई जब भी उनके करीब आने की कोशिश करते भाभी चीखने चिल्लाने लगती थीं। लेकिन भाई को अब अपनी गलती का भी एहसास हो चुका है और भाभी की मोहब्बत में गिरफ्तार भी हो चुका था, लेकिन वो सिर्फ उनसे नफरत ही करती थीं। ये सारी हकीकत बताकर भाई ने जब मेरा घूंघट हटाया तो उनकी रंगत ही उड़ गई थी। वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहे थे और अपने भाई का ये घिनौना रूप देखकर मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, भाई मुझे तो आप पर बड़ा घमंड था कि मेरा भाई दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, लेकिन आपने ये सब क्या कर दिया, एक मासूम सी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। चांदनी भाभी आपके साथ जो कुछ भी कर रही हैं ठीक कर रही हैं। ये कहकर मैं उनके कमरे से बाहर आ गई थी और भाई की हकीकत भी सबको बता दी। भाई ने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी थी, चांदनी भाभी से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसके बाद भाभी ने भाई को अपना तो लिया था, लेकिन आज भी वो उनकी संगत में खुश नहीं होती हैं और भाई वो कभी भी भाभी के सामने नज़र उठाकर बात नहीं कर सकते। ये उनके पाप का असर है जो मेरे भाई ने करने से पहले नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा, और अब एक ऐसी तकलीफ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें पत्नी रोज़ उनसे अपनी नफ़रत का इजहार करती है। क्या चांदनी को दीपक को माफ़ कर देना चाहिए? दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आज की हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।